हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करेंगे कंपेनियन मैट्रिक्स। आज हमारी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स की लास्ट क्लास होने वाली है और हम बात करेंगे कंपेनियन मैट्रिक्स एंड गर्स-गोरियन डिस्क। सबसे पहले कंपेनियन मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो एक ये क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और कैसे होता है, जैसे ए मैंने इसको नाम दिया कंपेनियन मैट्रिक्स को, ये कुछ n क्रॉस n का होता है, तो आप समझिए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और ये इस तरह से होता है। इसकी सब डायगोनल में एंट्रीज है वो 1 है, बाकी एंट्री 0 है। जो लास्ट कॉलम है वो इस तरह से है। और ये सारे 1 है इसके, यहाँ पे 1 और बाकी ये सब एंट्रीज भी 0। तो कंपेनियन मैट्रिक्स इस तरह का एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है। तो कंपेनियन मैट्रिक्स एक इस टाइप का मैट्रिक्स है जिसमें बाकी सभी एंट्री 0 है, सब डायगोनल 1 है एंड लास्ट कॉलम इस टाइप से होता है ना। लास्ट कॉलम इस तरह से। तो ये हमारा होता है कंपेनियन मैट्रिक्स। इसकी खास बात होती है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है एंड जो मिनिमल होता है वो सेम होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल सेम होते हैं, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल हम लिख सकते हैं इस तरह से, x पे पावर n प्लस a n माइनस 1 x पे पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x पे पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a 1 x पे पावर 1 प्लस a नॉट। इसका कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल ये स्टैंडर्ड है, यानी इस टाइप से हमें मैट्रिक्स मिलती है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो कितने भी ऑर्डर का हो। स्क्वायर मैट्रिक्स है, कंपेनियन मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात थी। जैसे हमने वो पढ़ा था वेन डे मॉन्डे मैट्रिक्स, तो उसमें बताया था उसका डिटरमिनेंट स्पेशल किस टाइप से लिखा जाता है। ऐसे ही है ये कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल सेम होता है, इस टाइप की स्पेशल टाइप मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर हम इसके बाद बात करेंगे गर्स-गोरियन डिस्क पे। गर्स-गोरियन डिस्क किस तरह से हमें बता रही है। गर्स-गोरियन डिस्क होती क्या है? गर्स-गोरियन डिस्क तो इस डिस्क के बारे में हो, एक हमारे पास यदि कोई मैट्रिक्स है वो कॉम्प्लेक्स है, रियल है, इससे हमें मतलब नहीं है, एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। मान लिया, इसको समझने के लिए किस तरह से करते हैं, हम 3 क्रॉस 3 पे बात करते हैं। हमारे पास है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमारे पास ये है एक मैट्रिक्स। तो हम गर्स-गोरियन डिस्क के बारे में कहेंगे कि
कि जैसे को किसी भी हर रो के लिए होती है ये डिस्क, हर रो के लिए एक डिस्क मिलती है हमें। किस तरह से मिलती है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं आर आई को। आर आई होता है एब्सोल्यूट सम ऑफ ith रो absolute sum of ith row of non-diagonal entries। यानी कि कोई भी ith रो हमने ले ली, जैसे ये ले ली, तो इसकी नॉन डायगोनल एंट्री जो डायगोनल में नहीं है, यानी ये इसको छोड़ेंगे और बाकी सभी का एब्सोल्यूट सम करेंगे। ये नहीं हमारे पास यदि A21 एंट्री -3 है तो हम -3 ऐड करेंगे, नहीं, हम मॉडुलस लेके करेंगे। एब्सोल्यूट सम का मतलब होता है सभी की सिर्फ वैल्यू लेंगे, हम साइन को नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो अब इस मैट्रिक्स के लिए सम R1 कितना हो गया, R1 हो गया, A11 को छोड़ेंगे, A12 प्लस, अब हमें पता नहीं है ना A12 और A13 पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, तो ये होता है इस तरह से A2 बराबर A21 प्लस A23। इसके बाद R3 की बात करें तो ये हो जाता है A31 प्लस A32। ये R1 R2 R3, ये हम ओनली 3x3 में जैसे बात कर रहे हैं, ये n×n पे अप्लाई होगी, है ना। सिर्फ समझने के लिए है कि मैं आपको R1 R2 R3 भी बता पाऊँ आराम से, इसलिए हमने 3x3 कर लिया है। तो ये हो गया, सबसे पहले आर आई डिफाइन किया। आर आई कैसे डिफाइन किया, किसी भी रो के लिए ith रो है तो आर आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सम है, एब्सोल्यूट सम है नॉन डायगोनल एंट्रीज का। किसी भी रो में जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनका एब्सोल्यूट सम है, ठीक है। यानी कि अब हम n पे बात करें तो हम आर आई को कैसे लिख सकते हैं, आर आई बराबर समेशन मॉड ए आई जे आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई और जे बराबर हो जाएंगे तो वो डायगोनल एंट्री बन जाएगी, है ना। और जो आई है, आई वेरी कहाँ से कर रहा है, आई वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक। आई की वैल्यू, आई वेरी करेगा, जे वेरी करेगा, जे वेरी करेगा, है ना, क्योंकि हमें रोज को ऐड करना है, ना, तो 2 तो सेम ही रह रहा है, आई जे तो बदल रहा है, और आई और जे बराबर नहीं है वहां तक। इस तरह से हम आर आई निकालेंगे n×n के लिए, ठीक है। यानी करना वही है, एब्सोल्यूट सम करना है नॉन डायगोनल एंट्रीज का। यदि आर आई निकाल रहे हैं तो ith रो, फर्स्ट रो के लिए निकाल रहे हैं, R1 निकाल रहे हैं तो पहली रो में देखेंगे, R2 निकाल रहे हैं तो दूसरी रो में देखेंगे, Rn निकाल रहे हैं तो nवीं रो में देखेंगे। तो फिर यदि हम एक डिस्क बनाए, डिस्क D, जिसका सेंटर क्या है, सेंटर। अब हमने नॉन डायगोनल एंट्रीज का तो यूज कर लिया, तो डायगोनल वाली जो एंट्री बच गई AI कोमा और इसकी रेडियस RI, जो हमने RI निकाला ये उसकी रेडियस है, और जो डायगोनल एंट्री है AII ये उसका सेंटर है। ये होती है गर्स-गोलियन डिस्क, ये कहलाएगी गर्स-गोलियन डिस्क। ये है हमारी गर्स-गोलियन डिस्क। गर्स-गोलियन डिस्क एंड AII सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ डिस्क, एंड RI क्या है, रेडियस, RI है रेडियस, ठीक है। ये हो गई हमारी गर्स-गोलियन डिस्क। किसी भी मैट्रिक्स के लिए गर्स-गोलियन डिस्क हम बता देंगे इस तरह से।
कि है क्या, और ये डिस्क है, ये डिस्क ही कहला रही है बस, गर्सगोरियन डिस्क। करना क्या है, गर्सगोरियन डिस्क में जो सेंटर है हमारा उस डिस्क का, वो तो है डायगोनल एंट्री उस रो की, और बाकी आर आई क्या है, वो एब्सोल्यूट सम है नॉन डायगोनल एंट्रीज का, जो हमारी किसी भी रो के लिए है। अब ये बताइए यदि एन रो है तो एन डिस्क मिल जाएगी, हमें मिलेगी ना, यानी कि यदि ये 3x3 का है तो R1 R2 R3 तीन मिल गए, तो हम कहेंगे इस मैट्रिक्स के लिए 3 डिस्क हमें मिल गई। तो इसी से इसके ही बाद में एक थ्योरम आती है, वो थ्योरम लिख लीजिए आप। थ्योरम हमें बताती है कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कहाँ पे आएगी, गर्सगोरियन डिस्क के रिलेटेड। वो थ्योरम कहती है कि जब मैंने इस मैट्रिक्स को यदि A मान लूं, इस मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स मान लूं, तो मुझे पता लगता है कि जो आइगन वैल्यूज हैं मैट्रिक्स A की, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A लाइज इन एनी डिस्क, किसी भी डिस्क में लाई कर सकती है। यानी कि एवरी आइगन वैल्यू lies within at least one गर्सगोरियन डिस्क। यानी कि जो आइगन वैल्यू है वो गर्सगोरियन डिस्क में लाई करेगी। अब हो सकता है किसी भी एक में करेगी, ये हमें बता रही है। इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको इस थ्योरम का मीनिंग समझ में आएगा, है ना। तो है क्या, डिस्क बनाई, इन्हीं में से कम मतलब एक डिस्क तो ऐसी मिलेगी कि उस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू उस डिस्क में होगी। हो सकता है मतलब एक से ज्यादा डिस्क मिल जाए, पर कम से कम एक डिस्क मिलेगी जिसमें ये लाई करेगी। यहीं पे ही हम इसमें ही बदलते हैं, 3x3 का ही एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ है 3 - 2 2 ये -2 5 2 and this is 2 2 3 2 2 3। ये हो गई हमारे पास एक मैट्रिक्स। अब हमें इसकी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज कैसी होती है, रियल ही होती है। वैसे रिजल्ट पढ़ा है ना ये। तो अब हम इसे बताएंगे कि इसकी जो आइगन वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करेगी। देखिए, सबसे पहले हम आर आई निकालेंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही डिस्क बना लेते हैं। डिस्क में क्या होगा, चलो पहले आर आई बनाते हैं। R1 क्या होगा, -2 और 2 का एब्सोल्यूट सम करना है, तो इनकी पॉजिटिव वैल्यू 2 + 2 4 लेंगे, 4। R2 यदि निकालना है तो ये भी 4, एंड जब R3 निकालना है तो ये भी 4। ठीक है, हमारे पास R1 R2 R3 की वैल्यू आई। किया क्या है कि हमने नॉन डायगोनल एंट्रीज का एब्सोल्यूट सम निकाला है ना। नेगेटिव, यदि हम नेगेटिव ले लेते तो यहाँ पे 0 और 0 आ जाता, यहाँ 4 आ जाता, पर हमें करना क्या होता है, एब्सोल्यूट सम निकालना होता है ना। आर आई निकाला। अब हमने माना इसकी जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है। लैम्डा एक आइगन वैल्यू ले ली।
तो जब लैम्बडा करेगी तो लैम्बडा माइनस डायगोनल एंट्री 3, क्योंकि सेंटर तो यही है। डिस्क में इस तरह लिखते हैं, ये हो गई R1 रेडियस वाली डिस्क जिसका सेंटर 3 है, पहली डिस्क बन गई ये हमारी डिस्क बन गई। अब यदि दूसरी डिस्क बनाए, दूसरी डिस्क हमें बताएगी लैम्बडा माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 4, और तीसरी डिस्क बताएगी लैम्बडा माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4। अब इन्हें ओपन करते हैं, -4 लेस देन इक्वल टू लैम्बडा माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि ये इसे प्लस करेंगे, -1 लेस देन इक्वल टू लैम्बडा लेस देन इक्वल टू 7। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू लैम्बडा लेस देन इक्वल टू 9। और यहाँ करेंगे, यहाँ तो वो पहली वाली सेम ही है, तो -1 लेस देन इक्वल टू लैम्बडा लेस देन इक्वल टू 7। अब ये 3 आ गई हमारे पास रेशियो कि लैम्बडा की वैल्यू या तो यहाँ होगी, यहाँ होगी और यहाँ होगी। अब थ्योरम हमें कहती है एटलीस्ट 1 के अंदर तो होगी, तो आइगन वैल्यूज हैं वो किसी ना किसी के अंदर होगी, हम कह नहीं सकते। तो हम क्या बताएंगे कि एग्जामिनर को बताएंगे कि जो आइगन वैल्यू है वो सबसे मिनिमम क्या है -1 और मैक्सिमम क्या है 9। तो हम कह देंगे भाई आपने जो ये मैट्रिक्स दिया है सर, उसकी जो आइगन वैल्यू है वो आइगन वैल्यू है जो लैम्बडा, वो कहाँ बिलोंग करेगी, -1 से 9 के बीच में बिलोंग करेगी। इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं मैट्रिक्स की, गिवन जो आपने मैट्रिक्स दिया है उसकी आइगन वैल्यू -1 से 9 के बीच में वेरी करेगी, इसी के बीच में आएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। ये हमारे थ्योरम ने हमें बता दिया है। बाकी आप इसकी आइगन वैल्यू निकाल के और चेक भी कर सकते हैं कि इसके अंदर आती है या नहीं आती। तो इस तरह से आप कर लेंगे और आराम से हो जाएगा ये आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन तो इतना ही है कि हमें बताना था कहाँ पे गर्ल्स कोरियन समझ में आ गई। अब यदि आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो बस इसके आइगन वैल्यूज निकालिए और चेक कीजिए इस इंटरवल में आती है या नहीं। ठीक है, बाय क्वेश्चन वेरीफाई करना। वैसे इसका प्रूफ भी था थ्योरम का, मैंने आपको बताया नहीं, प्रूफ की इतना कोई उपयोग नहीं है, बस उससे इतना सीख सकते हैं कि यहाँ पे हमने किया क्या, लैम्बडा -3 लेस देन इक्वल टू 4 क्या था, बाकी दो एंट्री नॉन डायगोनल एंट्रीज का सम। और जब हम यहाँ पे आए तो लैम्बडा क्या हो गया, ये 3 भी इसमें ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया, यानी इन तीनों का एंट्रीज का एब्सोल्यूट सम हुआ और 7 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि जो आइगन वैल्यूज होती हैं, जो आइगन वैल्यूज यदि लैम्बडा है वो होती क्या है, इसके प्रूफ से इतना कंक्लूजन निकल के आएगा आपके पास कि जो आइगन वैल्यूज है, इसी तरह ये आइगन वैल्यूज है 9 से कम आ रही है, 9 इनका एब्सोल्यूट सम है ना, और 7 इनका एब्सोल्यूट सम है जो हमारे पास आ रहा है। तो जो आइगन वैल्यूज है वो कम किससे होंगी, मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट सम ऑफ all entries, diagonal and non diagonal दोनों, all entries, absolute sum of all entries of rows, यानी हम जो सभी रोज के एब्सोल्यूट सम में मैक्सिमम होगा उससे सारी की सारी आइगन वैल्यूज कम होगी। ये हमारा इससे प्रूफ से कंक्लूजन ये निकलता है। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल से भी आप समझ रहे हैं ना, एब्सोल्यूट सम 7 था, 9 था, 7 था, सबसे मैक्सिमम क्या है 9, तो हमारी आइगन वैल्यू है वो 9 से छोटी ही होगी। ठीक है, हमारे पास आ भी रहा है -1 से 9 के बीच में, है ना, तो 9 से छोटी होगी। ये कभी कभी क्वेश्चन में ये यूज आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। आगे वेक्टर स्पेस के बारे में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।